देखो, अब हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को ना, देखो आपको किस अकॉर्डिंगली पढ़ना है, अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करके बैठो एंड जो भी पॉइंट आपको लगे कि हाँ ये आपका हाईलाइटेड है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, उसी को अंडरलाइन करो एंड साइड में लिख दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जब भी आप इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना चैप्टर को, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो पॉइंट वो लाइन आपको याद रहेगी। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। Besides microscopic plants and animals, microbes are the major component of biological system on this earth. मीन्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमें पता है कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में अर्थ पे प्लांट्स और एनिमल्स तो रहते ही हैं, बट उसके साथ साथ एक मेजर कंपोनेंट जो है अर्थ का, वो माइक्रोब्स होता है। तो माइक्रोब्स आपको पता है क्या होता है? माइक्रोब्स आपके यूनिसेलुलर होते हैं। और जब हमने अपना क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो माइक्रोब्स को हमने किस किंगडम के अंदर रखा था? मोनेरा किंगडम के अंदर, राइट। तो माइक्रोब्स हमारे आते हैं मोनेरा के अंदर, जो कि आपने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज आल्सो, या फिर हम बोल सकते हैं इनसाइड आवर बॉडी एंड आउटसाइड आवर बॉडी। हर जगह पे आपके माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। आपके माइक्रोब्स उस एरिया में भी, उस साइट पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जहां पे कोई भी लाइफ फॉर्म पॉसिबल नहीं होती। एग्जाम्पल, डीप इनसाइड द गीजर्स थर्मल वेंट्स वेयर द टेम्परेचर मे बी हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस। तो मीन्स हमें ये बोल रहे हैं यहाँ पे ये कि आपके कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हाई से हाई टेम्परेचर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। उन माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं? जो आपके हाई से हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है। कौन सी कैटेगरी में आते हैं आपके? वे आते हैं आपके आर्ची बैक्टीरिया में। पढ़ा नहीं हमने 11th क्लास में आर्ची बैक्टीरिया? तो आर्ची बैक्टीरिया में आपने देखा, आर्ची बैक्टीरिया जो होते थे इसके अंदर 3 कैटेगरीज आती थी। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज योर थर्मोएसिडोफिल, थर्मोएसिडोफिल्स। सेकेंड वन पे आते थे आपके मिथेनोजेंस, देन आते हैं आपके हेलोफाइल्स। ये 3 कैटेगरीज के आपके ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके, जो आपके हाई से हाई टेम्परेचर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस। अगर माइक्रोब्स की बात करें तो इट मीन्स हम वहाँ पे सभी टाइप के प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंजाई और माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि प्रोटोजोन, आपको पता है प्रोटोजोन आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, बैक्टीरिया भी आप पढ़ चुके हो कि आपका किंगडम मोनेरा के अंदर आता है, फंजाई भी आपको पता है। अच्छा, फंजाई की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? किसकी बनी होती है फंजाई की सेल वॉल? काइटिन की। और काइटिन क्या, किस टाइप का एक पॉलीसेकेराइड है? आपने जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा काइटिन के बारे में। काइटिन क्या है? एक आपका होमोपॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड। तो ये सारी चीजें भी आप साइड बाय साइड रिवाइज करेंगे ना, तो आपका 11th यहाँ पे कोरिलेट होता रहेगा। सेम अगर मैं बैक्टीरियाज के बारे में बात करती हूँ, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। अब यहाँ पे हेट्रो और होमो का मतलब क्या है? हेट्रो का मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से मिलके बना है, और होमोपॉलीसेकेराइड मीन जिसके अंदर एक ही टाइप की यूनिट्स है। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स के अंदर होते हैं आपके NAG, और आपके हेट्रो के अंदर कौन होता है? NAG, और एक और कौन होता है यहाँ पे? प्लस NAM। ये चीजें समझ में आ रही है? बताओ, समझ आ रहा है ना? मतलब चलो,
तो माइक्रोब्स जैसे कि आपका बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। आप जो माइक्रोब्स आपके जैसे कि बैक्टीरिया फंजाई, इनको हम न्यूट्रिटिव मीडिया के अंदर भी ग्रो करा सकते हैं। न्यूट्रिटिव मीडिया का मतलब एक ऐसा एरिया जो कंटामिनेशन फ्री हो, स्टेरिलाइज्ड फ्री, आप ऐसे एरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई को भी ग्रो करा सकते हैं। उनकी पूरी की पूरी कॉलोनीज आप डेवलप कर सकते हो that can be seen with the naked eyes and such cultures are useful in studies of microorganism। and ऐसा क्यों किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज को यूजफुल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए। ये आपको डायग्राम्स दिए, अब इन डायग्राम्स को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले ए नंबर वाला डायग्राम देखो। अब आपके देखो एग्जाम में कैसे आ सकता है, सपोज आपका ये डायग्राम यहाँ पे दे दिया एग्जाम में, तो आपको पहचानना होगा कि ये डायग्राम में किस टाइप के माइक्रोब्स आपको शो हो रहे हैं। सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर में जो आपको ये माइक्रोब्स विजिबल हैं, इनकी शेप कैसी है। यहाँ पे रोड शेप है ना, ऐसी शेप दिख रही है। अब रोड शेप आपके बैक्टीरिया है, तो रोड शेप बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, बैसिलस बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। रोड शेप बैक्टीरिया आपके बैसिलस, और बैसिलस के भी आपके डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि बैसिलस एंथ्रासिस जो कि आपका एंथ्रेक्स कोज करता है, या फिर बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। टू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपका हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं बैसिलस की दो अलग अलग वैरायटीज होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बट अभी तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, इस माइक्रोब को आइडेंटिफाई करना है कि ये माइक्रोब किस टाइप का है। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि रोड शेप है, इट मींस ये आपका बैसिलस होगा। अब बी वाले में देखो, इनकी शेप आपको कैसी दिख रही है, स्फेरिकल शेप दिख रही है। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं आपका, स्फेरिकल शेप का कोई एक एग्जांपल, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्ट्रेप्टोकोकस का एग्जांपल तो आपको पता ही है, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो निमोनिया कोज करता है, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजीन जो कि स्कारलेट फीवर कोज करता है। कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस पाइरोजीन्स, which is responsible for which, scarlet fever। ठीक है। अब यहाँ पे सी डायग्राम में देखो, ये कौन सा बैक्टीरिया आपको विजिबल है, बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला है, तो इट मींस ये आपका क्या है, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। एग्जाम में आपके सेम यहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स दे सकते हैं, एंड आपको आइडेंटिफाई करना होगा ए में किस टाइप का बैक्टीरिया है, बी में किस टाइप का है, सी में किस टाइप का। अब आते हैं हम यहाँ पे वायरसेस पे, तो ये तो हमारे बैक्टीरिया थे जो फिगर 10.1 में थे। अब यहाँ पे आपके वायरसेस, पहला वायरस आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे पढ़ा ना क्लास 11th में, बैक्टीरियोफेज। क्या होता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज आर दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इनका एक एग्जाम्पल बताओ आपका। अच्छा, अभी आपने चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। वहां पे जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, उनके पास एक खुद का मैकेनिज्म होता है, उनकी बॉडी के अंदर कुछ प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, बैक्टीरियोफेज से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रेजेंट होता है ऐसा बैक्टीरियाज की बॉडी के अंदर, कौन सा एंजाइम था जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे बैक्टीरियोफेज से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, याद है नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही तो था ना उनकी बॉडी के अंदर। तो जैसे ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए उनकी बॉडी के अंदर आया, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या कर दिया, उसको कट कर दिया। खुद के डीएनए को क्यों नहीं कट कर रहा था, क्योंकि खुद के डीएनए को मिथाइलेशन कर दे रहा था विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेज एंजाइम। यही ऐसे ही तो डिस्कवर होता आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। चलो ए हमारा डन। अब बी में देखो, बी में आपको क्या विजिबल है, ये कौन सा वायरस है, ये दिस इज योर एडिनोवायरस। एडिनोवायरस काम क्या करता है, एडिनोवायरस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये आपका कोज करता है। सी में देखो, सी में आपको कैसे विजिबल हो रहा है,
ये है आपका TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। अगर डायग्राम्स आपके आ जाते हैं एग्जाम्स में तो आइडेंटिफाई कर लोगे इजीली। चलो अब नेक्स्ट देखो, ये आपके दो डायग्राम्स यहाँ पे विजिबल है। अब ए डायग्राम में देखो आपको क्या विजिबल है। ए डायग्राम में आप देख रहे हो कि बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनीज डेवलप की गई है एक पेट्री डिश के अंदर। ये जो यहाँ पे ऐसे डिश लेते हैं जो लैब में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पेट्री डिश। तो पेट्री डिश के अंदर इन्होंने क्या किया है, बैक्टीरिया की बहुत सारी कॉलोनीज डेवलप की हैं। सेम सेकेंड पेट्री डिश में इन्होंने फंगल कॉलोनीज को ग्रो कराया है। किसमें ग्रो कराया है, फंगल कॉलोनी। एंड हमेशा याद रखना फंगल कॉलोनी को ग्रो कराने के लिए दो कंडीशन बहुत जरूरत होती है। एक तो इनको चाहिए होती है वार्म कंडीशन एंड सेकेंड वन इनको चाहिए होता है आपका ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि यहाँ पे आपका ए पेट्री डिश के अंदर क्या ग्रो हो रहा है, बी पेट्री डिश के अंदर क्या ग्रो हो रहा है। यहाँ पे सपोज करो ए लिख दिया, अब आपको आइडेंटिफाई करना है ABCD क्या है। चलो इतना अब आपको याद जाएगा, डायग्राम्स आएंगे तो आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन से माइक्रोब्स पाए जाते हैं। You would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. A common example is your lactobacillus. Lactobacillus क्या है, एक आपका lactobacillus है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। This is ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या काम करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का काम होता है कर्ड बनाना फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से कर्ड बनाने का काम होता है। एंड इसका कॉमनली हम इसको LABB बोल सकते हैं, इसको भी आप अंडरलाइन करो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो आपके मिल्क के अंदर ग्रो होता है एंड उसको कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब आपने एक चीज देखी होगी, जब मम्मी आपके घरों में क्या बनाती है, कर्ड बनाती है, तो क्या करती है, मिल्क लेती है एंड उस मिल्क के अंदर थोड़ा सा इनोक्यूलम ऐड कर देती है। इनोक्यूलम मीन्स कर्ड लेगी छोटा सा एक स्पून में एंड उसको ऐड कर देगी, अच्छे से मिक्सअप करेंगी एंड मिक्सअप करने के बाद उसको रख देंगे अच्छे से। एंड विंटर्स के टाइम में क्या करती है मम्मियाँ, उसको बहुत अच्छे से कवर अप कर देती हैं। कवर क्यों करती हैं, ताकि एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर वहां पे मिल पाए, क्योंकि जो ये आपका बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को अपना फंक्शनिंग करने के लिए 35 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम कर्ड बनने के लिए रखते हैं तो उसको कवर अप कर देते हैं अच्छे से, ताकि वहां पे टेम्परेचर बना रहे, वार्म कंडीशन वहां पे बनी रहे। ठीक है, तो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज होने वाला पहला माइक्रोब कौन सा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका काम है कर्ड बनाना फ्रॉम द मिल्क। ठीक है, अभी काम कैसे करता है, जब ये आपका LAB ग्रो होता है तो एक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। आपने क्या करा, मिल्क के अंदर इनोक्यूलम ऐड कर दिया, तो इनोक्यूलम जैसे ही आपने ऐड किया तो ये क्या करेगा, जो आपका मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन आपका कैशीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। याद है ना, मिल्क प्रोटीन क्या होता है आपका, कैशीन। तो इस कैशीन को क्या करता है, इस कैशीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है और एक एसिड का फॉर्मेशन करने लग जाता है। जब आप क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड कर देते हैं फ्रेश मिल्क के अंदर एज इनोक्यूलम, या फिर आप इसको स्टार्टर बोल सकते हैं, एंड उसी कर्ड के अंदर मिलियंस ऑफ LAB होते हैं। आपने मिल्क लिया, उसके अंदर इनोक्यूलम ऐड किया, इनोक्यूलम ऐड किया आपने, इट मींस उसके अंदर आपने LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज आपने ऐड किए हैं। जैसे ही आपने मिल्क के अंदर ऐड कर दिया, अभी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेगा, आपके मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, कर्ड के अंदर। एंड उसको एक सुटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है अपना मल्टीप्लीकेशन करने के लिए। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक और चीज, ये लैक्टोबैसिलस आपका एक और काम करता है, ये आपकी कर्ड के अंदर विटामिन B12 की क्वालिटी को बहुत अच्छे से इंक्रीज कर देता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर किसी की बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कर्ड कंज्यूम करनी चाहिए, बिकॉज कर्ड के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 का नाम क्या होता है, साइनोकोबुलामिन, या फिर हम इसको कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। एंड ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर,
कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। एंड ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, सपोज करो अगर किसी की बॉडी के अंदर विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो गई तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि उसको कर्ड खानी चाहिए, बट उसको डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, जब किसी की बॉडी के अंदर विटामिन बी12 डेफिशिएंसी है तो हम उसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया। याद रहेंगी कितनी चीजें। तो पहला बैक्टीरिया हुआ हमारा डन, लैक्टोबैसिलस। अब सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड, जैसे कि डोसा, इडली, ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। जो आप घरों में डोसा इडली बनाते हैं तो जो उसका डो बनाते हैं उसको भी आप किसकी हेल्प से बनाते हैं, बैक्टीरिया की हेल्प से बनाते हैं, क्योंकि द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डव, जो डो की आपकी पफ्ड अप अपीयरेंस होती है वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि उसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन होने लग रहा होता है, उसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन। सो वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशन केम फ्रॉम। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे फर्मेंटेशन के लिए जो बैक्टीरियाज हैं ये कहाँ से आए हैं। देखो इतना हमने देख लिया आपका पर्नीशियस एनीमिया, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड। अब जो डो का आप यूज करते हैं किस लिए, डोसा इडली ये सब बनाने के लिए, तो इन सब के अंदर भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस भी आपका बैक्टीरियाज के थ्रू ही किया जाता है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये बैक्टीरियाज आए कहाँ से हैं, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरियाज फॉर दीज फर्मेंटेशन केम फ्रॉम। सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, जो ब्रेड बनाने के लिए डो भी यूज किया जाता है उसको भी क्या किया जाता है, वो भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस से किया जाता है, और वहां पे यूज किया जाता है आपका बेकर्स यीस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि आपका डो बनाने के लिए बेकर्स ईस्ट का यूज किया जाता है। बेकर्स ईस्ट को हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेकेसी, सैक्रोमाइसिस सेरेकेसी, ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी है। A number of traditional drinks and foods are also made by the fermentation by the microbe। बहुत सारी आपकी ड्रिंक्स भी ऐसी होती है, जो फूड भी ऐसे होता है जो सिर्फ फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। एंड फर्मेंटेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक माइक्रोब की रिक्वायरमेंट है, जिसका एग्जाम्पल है आपका टोड़ी। टोड़ी क्या होता है, एक बहुत फेमस ड्रिंक है आपकी केरला की, केरला में बहुत ज्यादा यूज की जाती है आपका। तो टोड़ी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है सम पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया, इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाल्म। ये एक तरीके का प्लांट होता है, अपना सर्च करके देखना इसको गूगल पे टोड़ी के बारे में, तो आपको दिखेगा बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो वहां से टोड़ी का ड्रिंक को ये वहां से कैप्चर करते हैं, देन उसका फर्मेंटेशन वगैरह कराते हैं, तब ये आपकी ड्रिंक बनती है, ठीक है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिशेस, सोयाबीन या फिर आपके बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। इन सब का भी आपका फर्मेंटेशन कराया जाता है, किसकी हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स की हेल्प से। सो द चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम। चीज आपका सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम है इन विच माइक्रोब्स वर यूज, जिसके अंदर सबसे पहले माइक्रोब्स का यूज किया गया था। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक मिक्सचर, फ्लेवर या फिर टेस्ट, स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज। अब आप सोच सकते हैं कि अलग अलग एरियाज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपकी चीज की वेराइटीज मिलती हैं, तो चीज तो होता तो सेम ही हर जगह, लेकिन उसका टेस्ट उसका फ्लेवर में डिफरेंस किसकी वजह से आता है, उसका डिफरेंस आता है कि उस चीज को बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज किया जा रहा है, उसी अकॉर्डिंगली उसकी वैरायटी भी चेंज हो जाती है। जैसे कि लार्ज होल्स होते हैं आपकी स्विस चीज, ये आपको याद रखना है, स्विस चीज का एग्जाम्पल, ठीक है। स्विस चीज का आपको एग्जांपल याद रखना है, आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरियम नेड प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। इसको अंडरलाइन कर दो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, जिसका यूज किया जाता है स्विस चीज बनाने के लिए। एंड इस चीज के अंदर लार्ज होल्स पाए जाते हैं, एंड वो होल्स किसकी वजह से होते हैं, कोई भी डोसा इडली कोई भी आप ऐसा फर्मेंटेड मटेरियल देख लो, अगर उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है होल्स का, तो होल्स सिर्फ और सिर्फ CO2 की वजह से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से।
सेकेंड चीज आती है आपकी रॉकी फोर्ट चीज। पहला चीज आपको याद रखना है स्विस चीज, सेकेंड याद रखना है रॉकी फोर्ट चीज, जिसकी राइपनिंग की जाती है कुछ स्पेसिफिक फंजाइज के थ्रू। कुछ स्पेसिफिक फंजाई के थ्रू आप इसकी राइपनिंग की जाती है। एंड इस फंजाई का नाम आप लिख लो क्या होता है। एक सेकेंड, इसके ऊपर ऐड कर लेना पेनिसिलियम। पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी। पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी ये आपकी फंजाई है जिसका यूज किया जाता है रॉकी फोर्ट चीज बनाने के लिए। यहां तक समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट ये तो था हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमने देखा क्या क्या बनते हैं आपके। सबसे पहले कर्ड बनाते हैं हम किसकी हेल्प से, लैब की हेल्प से, लैक्टो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सेकेंड हम वहां पे बनाते हैं जो ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, ब्रेड बनाने के लिए हम यूज करते हैं बेकर्स ईस्ट, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, उसके बाद टोरी हमने ड्रिंक देखा था जो केरला की फेमस ड्रिंक है, उसको भी बनाते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से। देन हमने देखा आपका स्विस चीज, स्विस चीज को हमने बनाया प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी की हेल्प से। देन हमारा सेकंड आया रॉकी फोर्ट चीज, और इसको हमने किसकी हेल्प से बनाया, पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी। यहां तक लर्न हो गया सारी चीजें। आपका जो कर्ड के अंदर होता है कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में, कर्ड के अंदर होता है आपका विटामिन बी 12। अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्नीशियस एनीमिया बोलेंगे। और ये लैब वर्क कैसे करता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है आपका कैशीन उसको डाइजेस्ट करता है, आपका मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंड उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, विटामिन बी 12 का इंक्रीमेंट वहां पे हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी 12 आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर ये अपने अंदर से सिक्रीट करता है जो आरबीसी का प्रोडक्शन कराता है। यहाँ तक चीजें आई थिंक लर्न हो गई होंगी। अब देखते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का कैसे यूज किया जाता है। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग्स, बेवरेजेस या फिर एंटीबायोटिक्स आर कॉमन some examples. Production of an industrial scale require growing microbes in very large vessels जिनको हम बोलते हैं fermenters। आपको याद होगा हमने बायोटेक्नोलॉजी में जब हम बना रहे थे अपने नए प्रोडक्ट्स बना रहे थे तो उन प्रोडक्ट्स को हमने बायो रिएक्टर्स में बनाया था। बड़े बड़े वेसल्स के अंदर जब हम लार्ज स्केल पे जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पे बायो रिएक्टर्स हमने यूज किए थे। बट जब हम माइक्रोब्स बनाएंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए तो वहां पे कौन से हम फर्मेंटर यूज करेंगे, कौन से इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, फर्मेंटर यूज करेंगे। वहां पे बायो रिएक्टर था बायोटेक्नोलॉजी में, फर्मेंटेशन के लिए फर्मेंटर्स का यूज किया जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जो यूज होता है। ठीक है, अब देखो फर्मेंटेड बेवरेजेस पे यहाँ पे याद रखना है माइक्रोब स्पेशली ईस्ट have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy और rum। ये सारी की सारी आपके बेवरेजेस बनाने में यूज किए जाते हैं आपके माइक्रोब। सो फॉर दिस पर्पस द सेम ईस्ट, इनके लिए भी हम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज करते हैं, लेकिन वहां पे हम वर्ड यूज कर रहे थे बेकर्स ईस्ट जब ब्रेड बनाने के लिए यूज कर रहे थे। लेकिन जब ये ड्रिंक्स हम बेवरेजेस बनाने के लिए यूज करेंगे ना सैक्रोमाइसिस का, तो हम इसको बोलेंगे ब्रेवर्स ईस्ट। डिफरेंस समझना, देखो ब्रेड बनाने के लिए बेकर वर्ड यूज है, बेकरी होता है ना, बेकरी से याद रखना बेकर, और यहाँ पे बेवरेजेस बना रहे हैं तो इसके लिए हम ब्रेवर्स ईस्ट हम इसको बोलेंगे। ठीक है, यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल को प्रोड्यूस कराने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, the type of processing with or without fertilization, different type of alcoholic drinks are obtained। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपकी देखो क्या आती है, जो हमने वर्ड यूज किया वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, इन सबको बनाने के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है। अब अलग अलग रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं तो अलग अलग टेक्निक्स भी उनके लिए होंगी उनको प्रोडक्शन कराने के लिए। तो कुछ टेक्निक तो ऐसी होती है जिसके अंदर हमें डिस्टिलेशन कराना पड़ता है, कुछ टेक्निक ऐसी होती है जिसके अंदर डिस्टिलेशन नहीं कराना पड़ता है। इसका मैं अभी आपको चार्ट बनवाऊंगी पूरा कि इन ड्रिंक्स का
इन बेवरेजेस का हम क्या करते हैं, किसके बदले, मतलब इनका रॉ मटेरियल क्या है, कितना इनके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट है, एंड किस मेथड से ये बनाई जाती है, वो पूरी टेबल आप लर्न कर लोगे ना तो पैराग्राफ आपका पूरा डन। ठीक है, जैसे कि ये बोल रहे हैं वाइन एंड बियर को हम विदाउट डिस्टिलेशन बनाते हैं, यहाँ पे हमें डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम विस्की, ब्रांडी और रम का प्रोडक्शन करते हैं वहां पे हमें फर्मेंटेड ब्रोथ का यूज करना पड़ता है, मीन डिस्टिलेशन प्रोसेस हमने करना पड़ता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल यहाँ पे फर्मेंटर्स का देख सकते हैं, ये बड़े बड़े लार्ज वेसल्स है जिसके अंदर इनका प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है आपके, एंटीबायोटिक्स भी आपके माइक्रोब्स के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है, रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th century and have greatly contributed toward the welfare of human society। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, तो जो किसी भी बायो मीन्स लाइफ, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, कोई एंटी जन आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो उसके अगेंस्ट देने वाले ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, so antibiotics are the chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other microbes। एंटीबायोटिक्स आपके ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी माइक्रोब के थ्रू सिंथेसाइज किए जाते हैं एंड ये किल कर सकते हैं किसी डिसीज कोजिंग माइक्रोब को, डिसीज कोजिंग माइक्रोब को ये आपका किल कर सकते हैं। देखो अभी हम अपना पहले वाला जो पैराग्राफ में अल्कोहल्स और उनके सब्स्टिट्यूएंट्स यूज थे वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखो एक साइड में आपके अल्कोहल, कौन कौन से बेवरेजेस मींस अल्कोहल्स आपके बनाए जाएंगे, उनका रॉ मटेरियल क्या होता है एंड कितनी अमाउंट में उनके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट होता है। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बियर। बियर को बनाया जाता है आपके बार्ले के थ्रू एंड इसके अंदर होता है आपका 3 से 6% अल्कोहलिक कंटेंट। सेकेंड नंबर पे आता है आपका वाइन। वाइन बनाया जाता है आपका फ्रूट जूस के थ्रू एंड इसके अंदर होता है आपका 9 से 12% अल्कोहलिक कंटेंट। देन आता है आपका विस्की। विस्की आपका बनाया जाता है माल्टेड सीरियल्स के थ्रू, इसके अंदर आपका 50% अल्कोहलिक कंटेंट होता है। देन आपका ब्रांडी, ये भी आपका फ्रूट जूस से बनता है, इसके अंदर होता है आपका 60 से 70% अल्कोहलिक कंटेंट। फिर आता है आपका रम, ये बना, ठीक है। फिर 6 नंबर पे आता है आपका वोडका, इसको बनाया जाता है आपका पोटैटो के थ्रू एंड इट कंटेन 60 से 80% अल्कोहल। अब आपने पैराग्राफ में देखा होगा आपके वहां पे लिखा हुआ था कि जो बियर एंड वाइन होती हैं इनको विदाउट डिस्टिलेशन बनाया जाता है, विदाउट डिस्टिलेशन इनको बनाया जाता है। बट रेस्ट जो आपकी, तो इट मीन्स आप बोल सकते हैं जिसके अंदर लेस देन 20% अल्कोहलिक कंटेंट है हम उनको बिना डिस्टिलेशन मेथड के भी बना सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर 20% से ज्यादा अल्कोहल है उसके लिए हमें डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करना पड़ता है विद डिस्टिलेशन। ये क्लियर हो गया। अब चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देख रहे थे आपका कौन सा था, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटीबायोटिक्स आपके वो सब्सटेंसेस जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स। substances produced by microorganism which in low concentration inhibits the
growth and metabolic activity of pathogenic organism without harming the host. तो ये आपकी जनरल डेफिनेशन है एंटीबायोटिक्स की। अब एंटीबायोटिक्स में सबसे पहले आपका डिस्कवर किया गया था क्या? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था आपका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका डिस्कवर किया था पेनिसिलिन। एंड फिर डिस्कवर किया गया था आपका वैक्समैन के थ्रू स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन एल्बर्ट के थ्रू डिस्कवर किया गया था आपका एक्टिनोमाइसिन। एक्टिनोमाइसिन। देन आपका आता है होल्डर साइंटिस्ट के थ्रू डिस्कवर किया गया क्या? क्लोरोमाइसिटिन। तो ये आपको 4 डिस्कवरीज याद रखनी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की, वेल्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्बर्ट ने एक्टिनोमाइसिन, बर्कहोल्डर ने आपका क्लोरोमाइसिटिन। अब एंटीबायोटिक्स भी आपकी 2 टाइप्स में हो सकती हैं। एक होती है आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक होती है लिमिटेड स्पेक्ट्रम। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम और लिमिटेड स्पेक्ट्रम को देखो टर्म से आप समझ जाओगे सिर्फ। एक होते हैं आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक होता है आपके लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ? आपकी वो एंटीबायोटिक्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। किसी भी टाइप का माइक्रोब आएगा उसी को किल कर देंगे। लेकिन लिमिटेड वालों का काम क्या होता है? सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के ही लिए ही ये इफेक्टिव होते हैं। अगर आपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के लिए एंटीबायोटिक लिया है तो सिर्फ उसी को किल करेंगे। अगर उसकी जगह कोई और माइक्रोब आया तो उसके ऊपर कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे ये आपका। ठीक है, तो दोनों को टर्म से आप समझ सकते हो। ब्रॉड जो ब्रॉडली काम करते हैं, लिमिटेड जो लिमिटेड वर्क करते हैं सिर्फ पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स का एक्शन क्या होता है, ये काम कैसे करता है? एक्शन में आपके यहाँ पे 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये क्या करते हैं? आपका डिस्ट्रप्शन ऑफ वॉल। डिसरप्शन ऑफ जो भी कोई आपका पैथोजन आ रहा है, माइक्रोब आ रहा है, उसकी वॉल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं ये। सेकंड में क्या करते हैं? आपका डिसरप्शन ऑफ प्लाज्मोलेमा। ये प्लाज्मोलेमा का मीन जो सेल टू सेल कनेक्शन होता है बीच में, उसको बोलते हैं हम आपका प्लाज्मोलेमा, उसको डिस्टर्ब कर देता है। थर्ड वन इसका काम होता है इनहिबिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। इसका कर देता है आपका इनहिबिशन। तो फर्स्ट एक्शन डिस्ट्रप्शन ऑफ वॉल, डिस्ट्रप्शन ऑफ प्लाज्मोलेमा एंड इनहिबिशन ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस। ये काम डन हुआ। फिर इसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप के आपके ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के केमिकल सिक्रीट करते हैं। बिकॉज आपका नेक्स्ट टॉपिक आप एनसीईआरटी में देखेंगे केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो वहीं से इसका शॉर्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं एस्परजिलस नागर। सिर्फ ये पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कौन सा केमिकल सिक्रीट करते हैं। तो इसको आप इसी सीरीज में लिखना। पहले लिखना एस्परजिलस नाइगर, देन आपका एसिटो बैक्टर एसिडी, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलियम, थर्ड वन आता है आपका लैक्टोबैसिलस।
अब ये कौन सा केमिकल सिक्रीट करते हैं? सबसे पहले एस्परजिलस नाइगर आपका सिक्रीट करता है सिट्रिक एसिड, ये सिक्रीट करता है आपका एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, आपका लैक्टोबैसिलस सिक्रीट करता है लैक्टिक एसिड। बताओ कितना याद हुआ? चलो अब वापस चलते हैं हम आपकी एनसीईआरटी पे। देखो एंटीबायोटिक्स वाला हमने आपका टॉपिक पढ़ लिया है पूरा, इसको एक बार रीड करते देखते हैं हम आपका। सबसे पहले हमने क्या देखा, एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन। देन यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जिसकी डिस्कवरी किसने दी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डू यू नो पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी, रैंडमली होने वाली डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका वर्क कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया के ऊपर एंड इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पेट्री डिश है ना, उस पेट्री डिश के अंदर कहीं पे तो आपके स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, लेकिन किसी कल्चर में वो आपके ग्रो नहीं हो रहे। अब ग्रो नहीं होने का रीजन क्या था? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विच स्ट्रेप्टोकोकी कुड नॉट ग्रो। फिर उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो आपके ग्रो नहीं हो रहे हैं, उनका ग्रो ना होने का रीजन ये है क्योंकि ये बैक्टीरिया अपने अंदर से कुछ केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं एंड वो केमिकल था आपका पेनिसिलिन, जिसको उन्होंने देखा कि आपका पेनिसिलियम नोटेटम सिक्रीट कर रहा था एंड ये पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक की तरह वर्क कर रहा था, मींस बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहा था। इसीलिए किसी कल्चर में आपका स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रो नहीं हुए। तो रैंडमली ये डिस्कवरी थी, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर वो अपना वर्किंग कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। क्यों ग्रो नहीं हो पा रहे? क्योंकि उनके पास एक केमिकल पाया जा रहा है पेनिसिलिन, जो सिक्रीट कर रहा है कौन? पेनिसिलियम नोटेटम। फिर उन्होंने देखा कि इस पेनिसिलिन का एक नेचर है एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स बाद में डिस्कवर की गई अर्नेस्ट चेन के थ्रू, जिन्होंने इनकी पूरा इफेक्टिव एंटीबायोटिक बताया कि कैसे वर्क करते हैं, कैसे बैक्टीरिया पे एक्शन अपना दिखाते हैं। दूसरे साइंटिस्ट थे होवर्ड फ्लोरी। तो इनकी डिस्कवरी को कंटिन्यू किया अर्नेस्ट चेन ने और होवर्ड फ्लोरी ने। दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स के लिए यूज किया जाता था, जिनको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत बाउंडेड हुए थे। वो फ्लेमिंग, चेन और फ्लॉवरी, इन तीनों साइंटिस्ट को मिला था 1945 में नोबेल प्राइज। दिस इज इम्पोर्टेंट। इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था, किसके लिए? पेनिसिलियम एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के लिए। ठीक है। अनदर पेनिसिलिन, अदर एंटीबायोटिक, आफ्टर पेनिसिलिन के बाद बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आपकी डिस्कवर की गई। सो एंटीबायोटिक्स ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीज, जैसे कि प्लेग, वॉपिंग कफ, आपका डिप्थीरिया, लेप्रोसी, इन सभी के लिए आपका एक इम्प्रूव एंटीबायोटिक सक्सेसफुली पता लगाई गई है, विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब एंड वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। यहाँ तक हमारा एंटीबायोटिक्स का रोल फिनिश हुआ। अब आते हैं आपके केमिकल्स, एंजाइम्स और उनके कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। माइक्रोब्स आपने देखा कि कॉमर्शियली भी यूज हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी आपका कर सकते हैं। तो मीन्स इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से मतलब यह है कि कुछ माइक्रोब्स अपने अंदर से कुछ केमिकल सिंथेसाइज करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल या फिर कुछ एंजाइम्स भी ये सिक्रीट करते हैं। जिसके एग्जाम्पल एस्परजिलस नागर जो मैंने आपको अभी लिखवाया है, वो क्या सिक्रीट करता है? सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटी क्या सिक्रीट करता है? आपका एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसियम क्या सिक्रीट करता है? ब्यूटाइलिक एसिड। लैक्टोबैसिलस आपका सिक्रीट करता है लैक्टिक एसिड। ये हम आपका प्रीवियस स्लाइड में नोट कर चुके हैं पूरा। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ईस्ट का यूज हम कॉमर्शियली यूज करते हैं इथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए। सो मीन्स माइक्रोब्स को हम एंजाइम्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। अब आपको पता है कि जो डिटर्जेंट्स बनते हैं, आप जो घरों में कपड़े वॉश करते हैं, उनमें यूज करने के लिए आप डिटर्जेंट यूज करते हो। डिटर्जेंट के अंदर भी एक एंजाइम होता है,
लाइपेज जो क्या करता है, आपके फैट को डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में फैट को डाइजेस्ट करता है आपका लाइपेज। तो डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए भी लाइपेज का यूज किया जाता है। सपोज आपके कपड़ों पे कोई स्टेन लग गया जिसके अंदर फैट है, तो क्या आप यूज करेंगे डिटर्जेंट, आपके क्लोथ पे जो फैट लगा हुआ है उसको डाइजेस्ट कर देगा। और आपका ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने में भी यूज किया जाता है फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे लाइपेज यूज किया जाता है डिटर्जेंट्स के अंदर बिकॉज इट डाइजेस्ट फैट। फर्स्ट लाइन आपकी यहाँ से ये बनती है एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने डिफरेंस देखा होगा, जो घरों में फ्रूट जूस बनाते हैं एंड जो मार्केट से जूस लेके आते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो घरों में हम बनाते हैं वो आपका क्या होता है ना, अनइवन टाइप से होता है, मींस सिर्फ लिक्विड नहीं होता, उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं जो आपके फ्रूट्स के होते हैं। लेकिन जो मार्केट में आता है उनके अंदर कुछ नहीं होता, वो एकदम क्लियर जूस होता है आपका। उसका रीजन ये, क्योंकि जो मार्केट में जूस बनाए जाते हैं उसके अंदर वो एंजाइम यूज करते हैं पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। तो जो भी जूस बनाते टाइम आपका प्रोटीन पार्ट आपके जूस के अंदर आके डिसॉल्व हो गया है, जो फाइबर लाइक आपको दिखते हैं जूस के अंदर, उसको डाइजेस्ट कर देता है जो मार्केट में। अब घरों में तो ऐसे नहीं करते हैं, घरों में थोड़े ना पैक्टिनेज प्रोटीएज का यूज करते हैं जब जूस बनाते हैं, इसलिए आपको वहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखती है अपने जूस के अंदर, कंप्लीटली आपका एकदम इवनली नहीं होता है, ठीक है। तो सेकेंड आपका लिखेंगे यहाँ पे पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज यूज किया जाता है मार्केट जूसेस में टू डाइजेस्ट प्रोटीन फाइबर, जो प्रोटीन के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जूस को, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस आपका प्रोड्यूस क्या करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो एक क्लोट बस्टर की तरह यूज होता है। क्लोट बस्टर मीन्स कहीं पे भी क्लोट बन रहा है, ब्लड क्लोटिंग हो रही है, उसको रिमूव करने का काम करता है। एंड यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीरियसली बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके इस पे। स्ट्रेप्टोकाइनेज का फंक्शनिंग पूछ सकते हैं, कौन सिक्रीट करता है ये पूछ सकते हैं, या फिर ये भी पूछ सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस क्या सिक्रीट करता है, कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज देखो एंजाइम है ना, ASE, तो ये एंजाइम सिक्रीट करता है जो क्या कर सकता है, आपका ब्लड क्लोट रिमूवल में हेल्प करता है, जिनको क्या हो जाए आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। अब एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बनता है कि सपोज कोई पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक आया है अचानक से, तो सबसे पहले डॉक्टर उसको क्या देते हैं, सबसे पहले डॉक्टर उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेप्टोकाइनेज उसके अंदर होता है एंड वो आपका क्लोट को रिमूव कर देता है। तो हार्ट अटैक में सबसे ज्यादा दिए जाने वाला स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम होता है। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट एंजाइम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आपका सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, ये आपका साइक्लोस्पोरिन ए। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है जो सिक्रीट क्या करती है, साइक्लोस्पोरिन ए। एंड ये साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या होता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, जिसका बहुत ज्यादा यूज तब किया जाता है जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। सपोज किसी एक इंडिविजुअल का ऑर्गन किसी दूसरे की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी उसके ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करा देते हैं ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इजी हो जाए। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स के अंदर आपका यूज किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट होता है आपका मोनोस्कस परफ्यूनिस, ये सिक्रीट क्या करता है आपका, ये स्टेटिन सिक्रीट करता है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट होता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं। पूरे हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स देखे हैं, पांचों के पांचों। सबसे पहले लाइपेज जिसको हम डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं, सेकंड प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज जिसका यूज हम मार्केट जूस में करते हैं, सेकंड आपका स्ट्रेप्टोकोकस जो स्ट्रेप्टोकाइनेज सिक्रीट करता है ब्लड क्लोट को रिमूव कराने के लिए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो साइक्लोस्पोरिन ए सिक्रीट करता है, काम क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ब्लड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है आपका मोनोस्कस परफ्यूनिस जो स्टेटिन सिक्रीट करता है एंड ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट होता है।
इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज कर रहा है उसका इनहिबिशन ये आपका कर देता है। ये रोल भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं?